Shafqat, serving as the event organizer at PLSA. On behalf of PLSA, I warmly welcome you all to day 4 of our course. Today's session focuses on evidence and digital proof, covering key aspects such as relevancy and admissibility, types of evidence, confessions and hearsay, and the chain of custody for digital evidence. We are honored to have with us Ms. Nida Kafil, who will be sharing her valuable insights on these important legal concepts. Over to you, ma'am. अस्सलाम मैम। आई थिंक कि मेरी आवाज़ यहाँ पे क्लियर है और मैं फिर थ्रू माय पीसी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और यहाँ से बोल लेती हूँ, राइट? यस मैम, इट्स क्लियर, आप ऐसा कर लें। कनेक्ट हो गया। कल हम लोगों ने सॉरी अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर आई होप एंड आई रियली प्रे कि थोड़ा-सा आप सबके लिए यूज़फुल हो। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिमिनल लॉ को हम लोगों ने मोशन में लाए थे बाय गेटिंग एन एफआईआर लॉन्च्ड एट सम पुलिस स्टेशन। किसी शख्स के ऊपर अभी लाइक प्रिज्यूम के एक ऑफेंस उसके ऊपर जो है असाइन हुआ है, उसके ऊपर एक एलिगेशन आई है कि ही हैज़ कमिटेड सम ऑफेंस और कंप्लेनेंट ने जाके पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका फिजिकल रिमांड लिया गया, फिर उसका जुडिशियल रिमांड हुआ, उसकी बेल हुई और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तमाम इन्वेस्टिगेशन करके एक 173 यानी कि चालान तैयार करके कोर्ट में सबमिट कर दिया और उसके बाद फिर कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने हल्का सा रिवाइज इसलिए कराया बिकॉज दैट इज ऑल रिलेटेड टू दी प्रीवियस चेन ऑफ फैक्ट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्विकली वी तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम आर ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस मैम, हो रही है। ऑलराइट। सो मैम सॉरी, मेरी आईटी स्किल्स थोड़ी ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसके लिए माजरत। अच्छा जी, तो टॉपिक्स तो आयशा ने बहुत जो है क्लियरली बता दी कि हमारे टॉपिक्स जो आज के हैं दैट आर मोस्टली रिलेटेड टू दी एविडेंस डेफिनेटली। तो ये एविडेंस में क्या होने वाला अभी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। अब जो चीज कोर्ट में आनी है वो होनी है एविडेंस, ठीक है, क्योंकि पिछली चेन थी कि पूरा वो इन्वेस्टिगेशन एंड चलान एंड नाउ एविडेंस। सो एविडेंस किस चीज की दी जा सकती है फर्स्ट टू डिटरमिन। तो दिस मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि एविडेंस जो हम देते हैं वो हम किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की देते हैं कि ये फैक्ट हुआ या ये फैक्ट नहीं हुआ। अब वो जो फैक्ट है वो क्या है, या तो वो फैक्ट इन इशू है या वो रेलेवेंट फैक्ट है जो कि हमारा कानून शहादत इटसेल्फ डिक्लेयर करता है, ठीक है। यानी कि जो हम एविडेंस देते हैं या तो वो हम फैक्ट इन इशू की देंगे या हम रेलेवेंट फैक्ट की देंगे और ऑफ नो अदर्स, किसी और फैक्ट की हमें एविडेंस देना कोर्ट अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी शुड नो आई थिंक कि फैक्ट होता क्या है। तो जनाब, फैक्ट इज एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। कोई भी चीज, किसी भी चीज की कोई भी हालत, किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ कोई भी रिलेशन जो कि केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है। तो ये जो ट्रायंगल है, मुझे लगता है कि इट इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ रियल एविडेंस और टेंजिबल टेंजिबल फैक्ट जिसको वी कैन परसीव बाय आवर सेंसेस। लाइक इफ आई हियर कि किसी ने गोली चलाई, तो मैंने सुना कि किसी ने गोली चलाई, इट्स अ फैक्ट। अगर मैंने देखा कि ए ने बी को मर्डर किया, तो मैंने देखा एक चीज को होते हुए कि गोली लग चली और गोली लगी, तो इट्स अ फैक्ट। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रियल नहीं होते, टैंजिबल नहीं होते, वो होते हैं कोई मेंटल कंडीशन ऑफ विच एन पर्सन एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है। सो इन ये दो चीजें जो है हमारे फैक्ट को डिफाइन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड और आई सॉ समथिंग हैपनिंग, या ओपिनियन ऑफ अ मैन, जैसे कोई हैंड राइटिंग होती है, आई वांट टू गेट इट कंपेयर्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन या उसके किसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट के साथ, तो उस जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा उसका ओपिनियन वुड बी ऑफ अ फैक्ट कि इसकी हैंड राइटिंग है कि नहीं है। या किसी बंदा, कोई बंदा पोजेसेस सम सर्टेन रेपुटेशन, इट्स अ फैक्ट। कोई बंदे की प्रेजेंस किसी जगह पे किसी मुकर्ररा वक्त पे, इट्स अ फैक्ट।
किसी शख्स की कोई एज, कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, दीज ऑल आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस। अच्छा, कानून शहादत बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिकली इट्स अ लॉ ऑफ एविडेंस जो कि सिविल लॉ पर भी अप्लाई करेगा, सिविल ट्रायल्स पर भी और क्रिमिनल ट्रायल्स पर भी। लेकिन चूंकि हमारा सेशन क्रिमिनल का है तो आई वुड बी फोकसिंग डेफिनेटली लाइक 85% ऑन क्रिमिनल थिंग्स। तो हमने पढ़ा था कि हमने एविडेंस देनी है सिर्फ फैक्ट इशू या रेलेवेंट फैक्ट की। फैक्ट को जानने के बाद वी विल जंप ऑन द थिंग कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू होता है कोई भी राइट, कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी डिसेबिलिटी। राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी अगर कोई बंदा असर्टेन करता है या डिनाई करता है किसी सूट में या प्रोसीडिंग्स में, हम लोग कंसर्न है प्रोसीडिंग में, तो उस राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी का होना या ना होना या उसकी नेचर या उसकी एक्सटेंट, ये हमारा होता है फैक्ट इन इशू। मुश्किल लग रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को अगर एक्यूज किया जाता है कि उसने मर्डर किया है बी का, ठीक है, तो जो उसका ट्रायल होगा उसमें द फॉलोइंग कैन बी द फैक्ट्स इन इशू कि ए ने बी की डेथ कॉज की, इट्स अ फैक्ट इन इशू, सिंपल, डायरेक्ट। ए हैड इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ठीक है, कि ए ने डेथ तो कॉज की ही की, साथ में उसकी इंटेंशन भी यही थी, ठीक। थर्ड फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है इसमें कि ए हैड रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, यानी कि ए ने ऑन इट्स ओन नहीं उसका मर्डर किया बल्कि डेफिनेटली देयर वाज समथिंग कंट्रीब्यूटरी ऑन द पार्ट ऑफ बी आल्सो, जिसकी वजह से ए गुस्से में आया और उसने किसी भी वजह से उसका कत्ल कर दिया। देन ये इट कैन आल्सो बी अ फैक्ट इन इशू कि एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट व्हिच कॉज्ड बी's डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, यानी कि ए कैन टेक दिस प्ली कि जिस वक्त उसने बी का मर्डर किया, ओके मैंने किया, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन माय सेंसेस, यानी कि लुनेसी का अटैक था, इंटरवल था। तो दिस इज आल्सो अ फैक्ट इन इशू, यानी कि जो चीज आपके मेन मुद्दे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। नाउ द सेकंड थिंग जो हमने पढ़ा कि जिसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है वो क्या है, वो है रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद द अदर, एक तो कनेक्ट होना जरूरी है और दूसरी चीज इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब कानूनी शहादत में जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है उसने इतनी एग्जॉस्टिव प्रोविजंस प्रोवाइड कर दी हैं रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स जो कि अगर फैक्ट इशू से कनेक्ट होंगे तो उनको रेलेवेंट कहा जाएगा। कि अगर आप हम इन्हें पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि देयर इज नथिंग जिसको आप कह सकते हो कि लॉ ने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो उनको हम लोग अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। जैसे कुछ ऐसे फैक्ट्स के जो एक ही ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहे थे। अब फर्ज कर ले कि ए खड़ा हुआ है बाजार में, बी आता है और उसको बोलता है कि आज मैं तुमको जान से मार दूंगा, ठीक है। इस तो ये एक स्टेटमेंट होती है ना, अनाउंसमेंट से कहते हैं ललकारा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। और अगर ए खड़ा हुआ है, बी आया, ही सेड कि आज तुमको जान से मार दूंगा, बी को लगा, ए को लगा कि ये तो मुझे वाकई मार देगा, उसने उसके मारने से पहले बंदूक निकाली और गोली चला दी। अब क्या बी ने ललकारा मारा या ना मारा उसी सेम ट्रांजैक्शन में, तो दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। या ये जो उसने एक मर्डर किया है बी ने ए का, सॉरी ए ने बी का, ये उसकी इंसाइटमेंट के ऊपर किया है, ये चूंकि सेम ट्रांजैक्शन में हुई दोनों चीजें, लिहाजा ये जो है ये रेलेवेंट फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ है। सेकंड थिंग जो कि हम रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे दैट इज कि कोई फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू का ओकेजन था यानी कि मौका महल, या कॉज थी यानी कि वजह, या इफेक्ट था यानी कि असर जिसका रिजल्ट है किसी फैक्ट इन इशू का। जैसे कि अगर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ए ने बी को पॉइजन दे दिया और वो मर गया, ठीक है। तो अब पॉइजन के जो पॉइजन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, डेफिनेटली देयर आर सम इफेक्ट्स जो कि सिम्टम्स कहलाते हैं। मे बी देयर आर सम साइंस ऑफ वॉमिटिंग, या उसका फेस जो है वो ब्लू कलर का हो रहा है या येलो पेल हो रहा है। तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये भी, अब ये क्या ऐसा हुआ, क्या बी ने मरने से पहले कोई वॉमिट्स की या उसका फेस का कलर चेंज हुआ, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन के इफेक्ट्स है। तो दिस वुड बी आल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, हमारे पाकिस्तान में जो प्रिवेल कर रहा है। देन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग जो कि रेलेवेंट फैक्ट में डिक्लेयर्ड है, दैट इज मोटिव। ऑफेंस करने की वजह क्या थी, प्रेपरेशन, किसी ने कोई रस्सी खरीदी, कोई पिस्टल खरीदी या पॉइजन खरीदा फॉर एग्जांपल,
या किसी शख्स का प्रीवियस ऑफेंस से प्रीवियस या ऑफेंस से सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या रहा। फॉर एग्जांपल, अगर ये बात आती है मौके में, लाइक इट्स अ फैक्ट कि अगर ए ने बी को इसलिए मारा क्योंकि बी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी कोई वीकनेस उसके हाथ लग गई थी, ठीक है। अब ट्रायल हो रहा है, ट्रायल चल रहा है मर्डर का, कि वेदर ए हैज मर्डर्ड बी और नॉट। लेकिन हम ये अब एविडेंस इस बात की ले रहे हैं कोर्ट में कि क्या बी ए को ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। सो इट्स अ प्रीवियस कंडक्ट, इट्स अ मोटिव। मोटिव की डेफिनेशन में ये फॉल करेगा कि इट वाज द रीजन कि ए हैड टू किल बी, ठीक। तो दिस इज आल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट। या फिर इसको इस तरह समझ लीजिए कि दो पार्टीज की आपस में दुश्मनी चल रही है और उस दुश्मनी की बिना पे एक एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अटैक करती है, सॉल्ट करती है और मर्डर कर देती है। तो जो प्रीवियस एनिमिटी है ये भी मोटिव की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। परचेज ऑफ पॉइजन, किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर फार्मेसी से कोई ऐसी दवाई ली जो कि पॉइजनस थी और वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के थी, ठीक है। तो उसका जो परचेज है दैट वुड बी अमाउंटिंग टू प्रेपरेशन। ऑलराइट, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट वंस। ये मैं आपको आसान करके बताती हूँ कि अगर कोई बंदा भागा भागा घर आता है, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है, ठीक है, या वो ऑफेंस करके बेसिकली आया और फटाफट से किसी और जगह पे चला गया, ठीक है, भागा भागा, हालांकि वहां पर जाना उसका काम नहीं था। लाइक वो रात के टाइम पे अपने ऑफिस चला गया जबकि वो ऑफिस बंद था, अपने घर में ये बताकर। तो ये जो जो भी फैक्ट्स हो रहे हैं, ये जो उसका कंडक्ट है, ये जो उसकी एलिबाई की तैयारी है, ये तमाम फैक्ट्स को लॉ कहता है कि ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। देन कम टू दिस नेक्स्ट, ये थिंग्स सेड और डन फॉर कॉमन डिजाइन। अब ये कॉमन डिजाइन आप लोगों ने गालबन पीपीसी वाला लेक्चर ले लिया होगा जिसमें आप लोगों ने आर्टिकल सॉरी सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 पढ़ा होगा। अगर मोर देन वन पर्सन कमिट एन ऑफेंस फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, तो फिर वो सबका ट्रायल इकट्ठे हो जाता है, ट्रायल इकट्ठे हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अब अगर ए और बी तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि वो सी को मर्डर करें, तो अब ए और बी की जो भी आपस में चैट हो रही है, क्योंकि इस तरह के केसेस होते हैं कि जी ए और बी ने, मैंने अपने कान से सुना कि ए और बी अपने जो है ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहे थे कि आज तो हम बस सी को जान से मार देंगे, ठीक है। तो ये जो उनकी चैट की होगी ना, उनकी जो गॉसिप की एविडेंस दी जाएगी, ये भी रेलेवेंट फैक्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जी अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत मजेदार चीज है कि ऐसे फैक्ट जो कि बिल्कुल कहीं से रेलेवेंट नहीं लग रहे, हम लग रहे होते होते भी नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट बन जाते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि जैसे कोई ऐसे इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हों जो कि इशू फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ बिल्कुल मैच ना करते हों। जैसे कि अगर ए के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने आज आई थिंक क्या तारीख है, 1 दिसंबर को फर्ज कर लेते हैं, ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने 1 दिसंबर 2025 को बी का मर्डर कर दिया। अब 1 दिसंबर 2025 को ए वाज नॉट बेसिकली प्रेजेंट इन लाहौर, ही वाज समवेयर इन दुबई, ठीक। तो अब वो दुबई में है कि नहीं, ये किसी तरीके से भी इस ऑफेंस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका दुबई में उस डेट पर होना इस बात से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है कि उसने मर्डर किया है बी का, तो दैट इज द रीजन इस फैक्ट को हम बोलेंगे कि ये रेलेवेंट बन गया, हालांकि अदरवाइज ये इररेलेवेंट था, ठीक है। इसको इस प्री जो मैंने आपको डिस्कस की, इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि वो बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था जिस वक्त जिस जगह पे ऑफेंस हुआ। द सेकंड थिंग इस इररेलेवेंट फैक्ट में ये आती है कि कोई ऐसे फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो कि फैक्ट इन इशू या इररेलेवेंट फैक्ट को बिल्कुल हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देंगे। उनका होना या ना होना की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनका जो एस्टिमेशन है वो बहुत ज्यादा हाई कर देंगे होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेट से ये चीज आई है कि ब्लैकनिंग हुई है फायर आर्म जो इंजरी से, और उसके लिए आई थिंक 1 या 2 मीटर की होती है, 1 या 2 फीट की होती है डिस्टेंस, ठीक है। अब वो ब्लैकनिंग की वजह से दिस फैक्ट मेक्स कि अगर ऑरल एविडेंस में ये बात आती है कि वो जो बंदा था जिसने कत्ल किया वो उस वक्त उससे को 50 फीट दूर खड़ा था, 50 फीट दूर खड़ा अगर फायर आर्म करता है तो वो जख्म पर ब्लैकनिंग, जख्म जो है बेसिकली फायर आर्म वाला जो वुंड है वो काला नहीं होगा साइडों से, ठीक है। तो ये दो चीजें आपस में बिल्कुल जो है इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रही हैं, और अगर हम पोस्टमार्टम को बिलीव करेंगे तो फिर हमें ऑरल एविडेंस को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो द एविडेंस कि ही वाज स्टैंडिंग और नॉट स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 50 फीट, इट वुड बिकम रेलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल। देन अगर कोई ऐसा फैक्ट हो जो कि शो करता हो किसी भी शख्स की
हारिस आपका वीडियो ऑन हो गया है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ओके जी। कोई इंटेंशन को, कोई नॉलेज को, किसी गुड फेथ को, किसी नेग्लिजेंस को, किसी रैशनेस को, इल विल और गुड विल को, यानी कि दीज ऑल आर द बेसिकली स्टेट्स ऑफ माइंड। ये कुछ एक्ट नहीं है, ये एक कंडीशन ऑफ माइंड है कि किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था, किसी के दिमाग में कोई नॉलेज थी कि नहीं थी। तो ये वाले फैक्ट्स के ऊपर भी एविडेंस जो है वो रेलेवेंट बन जाती है। अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर ए यूजुअली एक क्लब में नहीं जाता, लेकिन एक सर्टेन डेट पे जो ए है वो एक क्लब में जाता है, और बी भी यूजुअली उस क्लब में नहीं जाता, लेकिन उसी डेट पे उसी टाइम पे बी भी उसी क्लब में चला जाता है, ठीक है, और वहां पे कोई मर्डर उसका हो जाता है बी का ए से, ठीक हो गया। अब बी ए को पता था, अगर यानी उसको नॉलेज थी कि बी इज गोइंग टू बी देयर एट दिस टाइम एंड प्लेस, तो फिर ये नॉलेज उसको थी कि नहीं थी। तो इस पर अगर हम एविडेंस लीड करेंगे इस फैक्ट के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक हो गया। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक और आसान करके, कि अगर किसी बंदे पर यह इल्जाम है कि वो किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है, तो इट वुड बी कंसिडर्ड कि क्या उसने पहले भी कोई ऐसी हरकत की है, या उसकी उसके पास ये ऑलरेडी और स्टोलन प्रॉपर्टी है, विच वुड शो कि उसको नॉलेज थी, यानी कि ही इज हैबिचुअली डीलिंग विद स्टोलन प्रॉपर्टी। सो हैविंग पोजेशन ऑफ अदर स्टोलन प्रॉपर्टी shows his knowledge, यानी कि एक बंदा कह सकता है ना, आई डेंट नो कि मेरे पास जो ये मोबाइल है, लेट सपोज ये चोरी का है, मैंने तो उसको फलानी दुकान से खरीदा। लेकिन अगर उसके पास पास्ट में भी ऐसी स्टोलन मोबाइल्स का काम चल रहा है, तो इट मींस ही इज हैविंग अ नॉलेज, राइट। देन वी कैन सी कि ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि शो कर सकते हैं कि कोई भी इंसिडेंट जो हुआ है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदे के घर में आग लग जाती है, वो इंश्योरेंस क्लेम कर देता है। दिस कैन बी अ रेलेवेंट फैक्ट कि उसके पिछले भी घर थे और उनमें भी ऐसे आग लग गई और उसने इंश्योरेंस क्लेम की, ठीक है। अब उसके पिछले घरों में आग लगी या ना लगी, ये अदरवाइज देखिए ना रेलेवेंट नहीं हमें लगते, लेकिन इस स्पेसिफिक केस के लिए जस्ट टू शो कि ये जो उसने आग लगी ये एक्सीडेंट से लगी या उसने जानबूझकर लगाई, सो दिस कैन बी अ रेलेवेंट फैक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल। सिमिलरली इनको मैं क्विकली आपको ब्रीफ करती हूँ। एडमिशन होती है एक चीज, दिस इज बेसिकली सिविल कॉन्सेप्ट। एडमिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा किसी भी चीज को, सिविल क्लेम को एडमिट कर लेता है कि हाँ जी ये ठीक है, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, अपनी किसी लाइबिलिटी को, अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी किसी ड्यूटी को। तो दैट एविडेंस, दैट एडमिशन इज ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट। देन क्रिमिनल लॉ में एडमिशन अगर होते हैं तो उनको हम कन्फेशन कहते हैं, और कन्फेशंस जो होते हैं अभी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कन्फेशन मींस एतराफ जुर्म या इकबाल जुर्म, कि हाँ जी ये जुर्म मैंने किया, ठीक है। अब इसकी दो काइंड होती हैं, हम वो भी आगे जाके पढ़ लेंगे। देन देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स उन लोगों की जो कि दे कैन नॉट बी फाउंड at the cost of time and money and energy, all that, yeah, they cannot be found due to the reason that they have died। इसमें डाइंग डिक्लेरेशंस आ जाती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स, बेसिकली यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बंदा कोई स्टेटमेंट देता है ना, दैट मस्ट बी हिज पर्सन्स ओन स्टेटमेंट। जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट किसी जगह पर दूंगी, तो मैंने वही स्टेटमेंट कोर्ट में शो करनी है, प्रोड्यूस करनी है जो मेरी खुद की हो। मैं अपनी बहन के स्टेटमेंट विदाउट बीइंग हर अटर्नी नहीं दे सकती कि जनाब मेरी बहन ने ये स्टेटमेंट दी है, ये आप इसको प्लीज एग्जिबिट कर लें, नो, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टन फैक्ट्स ऐसे हैं कि वो बंदा अगर मर गया कुछ लिखने के बाद अपनी कॉज ऑफ डेथ के हवाले से, तो फिर वो बंदा कैन नॉट बी फाउंड ना, तो उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है रिलेटिंग टू हिज कॉज ऑफ डेथ, इट्स अ रेलेवेंट फैक्ट। देन देयर आर सर्टेन जजमेंट्स, जिसमें हम लोग ने सिविल लॉ में पढ़ते हैं रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट सेक्शन 11 में। तो कुछ जजमेंट्स जो हैं हमारे फ्यूचर में वो रेलेवेंट बन जाती हैं। और क्रिमिनल लॉ में देखा जाए तो जैसे प्रीवियस कन्विक्शंस होती हैं, जैसे इफ समवन इज बीइंग ट्राइड फॉर अ सर्टेन ऑफेंस, तो उसमें जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि ये बंदे ने नया नया जुर्म किया या एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर देखने के लिए वी हैव टू सी कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन इसको इस बिना पर हुई है कि नहीं हुई है। तो प्रीवियस कन्विक्शन की जो जजमेंट है दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर द इंस्टेंट ट्रायल जिसमें हम ये पेश करने लगे। एंड देन देयर आर सर्टेन ओपिनियंस जो कि उन लोगों की हैं जो कि ऑफेंस के होने से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, यानी कि ना तो वो कंप्लेनेंट है ना वो विक्टिम है,
यानी कि ना उन्होंने जुर्म किया, ना उनके साथ जुर्म हुआ, लेकिन वो कोई थर्ड पार्टी है, बट हमारे लिए वो रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि हमें उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, जैसे किसी फॉरेन लॉ के ऊपर कि इस मामले में यूके का लॉ क्या कहता है, या साइंस क्या कहती है, या आर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में, या किसी की हैंड राइटिंग अगर हमने कंफर्म चेक करानी है, या हमने कोई फिंगर इम्प्रेशंस जो हैं वो कंपेयर कराने हैं, तो इन चीजों में जो एक्सपर्ट होगा ही इज बेसिकली अ थर्ड पर्सन, बट उसकी ओपिनियन बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट। और जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो ओपिनियन बेस की जाती है उसको भी रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। देन देर आर सर्टन कैरेक्टर्स, बेसिकली कैरेक्टर जो होता है ना किसी बंदे का, कि एक बंदा बहुत अच्छा है, बहुत नेक नमाजी परहेजगार, इससे कभी पुराना कोई जुर्म नहीं किया, तो ये सिविल लॉ में तो बिल्कुल इमेटीरियल है। ठीक है, कोई बंदा अच्छा है बुरा है, सिविल राइट हर किसी का जो है वो हक होता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, तो इट्स अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, लेकिन बैड कैरेक्टर रेलिवेंट फैक्ट तब तक नहीं बनता जब तक के किसी ने रेज किया हैंड, अभी ले ले सवाल। मैम आई थिंक इट वुड बी सूटेबल अगर हम लोग एंड पर ही लें, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है ना सेपरेटली, तो फिर मेरा वो भी इस ख्याल है तरह। कि बेहतर है, बिल्कुल जी, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस, एवरीवन प्लीज नोट दैट कि क्वेश्चंस आपके लास्ट में लिए जाएंगे जब पूरा एक उसके लिए टाइम रिजर्व्ड है। या ठीक हो गया। तो गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज अ रेलेवेंट फैक्ट एट फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ, लेकिन अगर आप गुड कैरेक्टर प्लीड करेंगे तो फिर आपका बैड कैरेक्टर है, ये बात प्रूव की जा सकती है। यानी कि खुद से आपने छेड़ डाली ना कि जी मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैंने तो ये जुर्म मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फिर अब दूसरी पार्टी जो है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन होगी, तो फिर वो आपके जो पुराने अमालनामे होंगे वो खोल खोल के कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सो ये दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो कि हमने पढ़े कि फैक्ट्री इशू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट्स लॉ ने क्या डिफाइन किए। अब हम जंप करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो टॉपिक था दैट वाज, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक वाज ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। तो मैंने सिर्फ आपको भी रेलेवेंसी पढ़ाया, एडमिसिबिलिटी मैं आपको एंड पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर रीजन है वो मैं बताती हूँ एंड पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, टाइप्स ऑफ एविडेंस। सो अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं ना अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 100 150 पता नहीं कितनी कितनी टाइप्स लिखने को कहा जाता है कि जी इतनी एविडेंस की टाइप्स होती है, लेकर आए। तो बेसिकली जो बेसिक चीज है ना वो 4 ही हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो evidence as per our कानून शहादत includes all statements which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to matters of fact and under inquiry. Such statements are called oral evidence. ठीक है, तो पहली एविडेंस हमारे पास आ गई जो लॉ ऑफ एविडेंस कह रहा है, दैट इज oral evidence. Then all documents produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. So the other type of the evidence is the documentary evidence. So अभी तक हमने देखा कि दो kinds of evidence है, oral and documentary. अब oral evidence किसने देनी है? Definitely witness ने देनी है। तो witness कौन हो सकता है? Who is a competent witness? अब इसके अंदर आप लोगों ने आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 जिंदगी भर याद रखनी है प्लीज, कि कोई भी बंदा विटनेस हो सकता है, यानी कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस कोर्ट को लगता है कि he is prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions. ठीक है, कोर्ट को अगर लगे कि ये बंदा, मतलब कोई भी बंदा खड़ा है, तो एक प्रिजम्पशन है उसके ऊपर कि ही इज फिट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट और फॉर एनी पर्सन। लेकिन अगर कोर्ट को लगे, कोर्ट कंसिडर्स के ही इज प्रिवेंटेड, ये नहीं दे पा रहा सवालों के जवाब, या सवालों के जो इफेक्ट्स हैं वो अपने ऊपर नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा? बिकॉज ऑफ द टेंडर ईयर्स, बहुत छोटी उम्र का है, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत उम्र का हो गया, या कोई बीमारी है इसको, लाइक भूलने की बीमारी जो होती है, अल्जाइमर वगैरह। ठीक है, whether of body or mind or any other cause of the same kind, so generally all persons can testify. ठीक हो गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमें लॉ ऑफ एविडेंस ही बताता है, लाइक अगर किसी बंदे को पर्जरी के लिए कन्विक्शन हुई है कि इसने झूठ बोला या झूठी शहादत दी पीपीसी के तहत, तो फिर वो ही कैन नॉट, अगर आप कोई ऐसा गवाह आपके खिलाफ पेश हो जाए, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, this person is not a fit person to testify because he has been convicted for perjury or for giving false evidence. लेकिन अगर कोर्ट के सामने ये बात आ जाए कि he has repented, which is a very subjective question, I don't know कि कोर्ट कैसे मतलब पता लगाएगी कि ये पछता रहा है कि नहीं। सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट के ऊपर है, अगर कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो कि ये पछता चुका है और बेहतर हो चुका है, तो फिर कोर्ट इसकी भी, कन्विक्ट की भी एविडेंस जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है। देन
एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस हमेशा इस्लामिक इंजंक्शंस के हिसाब से डिटरमिन की जाएगी। आपको पता है कानून शहादत 1984 में आया था, व्हेन जनरल ज़ियाउल हक साहब वाज लाइक रूलिंग द कंट्री, तो उन्होंने काफी इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज की कोशिश की थी। सो बेसिकली देयर वाज एन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 अर्लियर, जिसकी प्रोविजंस को आगे पीछे करके कुछ थोड़ी चीजें चेंज करके हमारा ये उस जमाने में ऑर्डर जो है वो इशू हुआ था कानून शहादत के नाम से। तो इसलिए इसको इस्लामाइज़ करने के लिए उन्होंने बता दिया एक बात को कि विटनेस की जो कॉम्पिटेंस है डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू सी इस्लामिक इंजंक्शंस एज़ पर कुरान एंड सुन्नह ऑफ द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर कोई ऐसा विटनेस जो कि इस्लामिक इंजंक्शंस रिक्वायर करती हैं, ही इज़ नॉट फोर्थकमिंग, वो नहीं आ रहा है एविडेंस देने के लिए, देन एनी अदर अवेलेबल विटनेस, यानी कि जो फिर हमारा पीनल कोड कहेगा, कोई भी एविडेंस जो अवेलेबल होगा, मे इट बी सर्कमस्टेंशियल और डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल वन, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, एक जो लुनेटिक्स होते हैं, ये लोग रेगुलरली इंसेन नहीं होते, इनको कभी-कभी दौरा पड़ता है, एक इंटरवल होता है इनकी लुनेसी का। तो व्हेन दे आर लाइक हैविंग अ फिट पीरियड, दे कैन टेस्टिफाई इन दैट फिटिंग पीरियड। लेकिन इफ दे आर नॉट लाइक ही दे आर इन अंडरगोइंग अ लुनेसी इंटरवल, तो फिर उस लुनेसी वाले इंटरवल में दे आर अनफिट टू टेस्टिफाई। आर्टिकल 17 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ख़वातीन की जो है ना गवाही वो आधी होती है। ये बड़ी मज़े की बात है, मुझे एक लाहौर में एक वकील साहब आए मेरे पास, उन्होंने भी मेरी तरह रिज़ाइन किया हुआ था, या ही वाज़ परहैप्स फोर्स्ड टू रिज़ाइन बेसिकली फॉर उनके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही थी। तो वो कुछ मुझसे ना खुश नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं ख़वातीन जजेस क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ख़वातीन की तो गवाही भी आधी नहीं आधी होती है, तो इनकी तो इनको दे कैन नॉट बी अ काज़ी बेसिकली। खैर उनसे मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज़ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो कि जो नंबर ऑफ विटनेसेस जो है वो डेफिनिटली हमने इस्लाम के मुताबिक रखना है। अब इस्लाम भी ये कहता है कि हर मामले के लिए एक औरत या एक मर्द की मुकम्मल गवाही है, लेकिन सिर्फ जब फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होंगे, ये प्लीज नोट कीजिएगा, फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, मुस्तकबिल में होने वाली कोई मुआशी ऑब्लिगेशन, जैसे कि अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में जिसमें फाइनेंस और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होंगी, और अगर वो लिखे गए हैं, ये 2 शराइत हैं, तो फिर कोशिश कीजिए कि 2 बंदों की गवाही हो, और अगर 2 बंदे अवेलेबल ना हो तो 1 मैन एंड सॉरी एक मैन एंड 2 वुमेन। देखिए 2 वुमेन क्यों है? ये इसलिए है ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा सके। अब लेट मी टेल यू कि सूरतुल निसा है परहैप्स, या सूरतुल बकरा है, जिसमें एग्ज़ैक्टली इन्हीं वर्ड्स में ये बात लिखी गई है कि मौशी जो होंगी आपकी ट्रांज़ैक्शंस, उनमें 2 बंदे या 1 बंदा और 2 ख़वातीन, और ये रीज़न भी उन्होंने एग्ज़ैक्टली वो कुरान में यही लिखी हुई है, इसलिए हम लोगों ने कॉपी किया। तो सिर्फ दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज अ वुमन इज एज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एज अ मैन, और ये मैंने आपको पहले बता दिया। Let's move on the further things. Judges and magistrates भी sometimes they are like called upon for giving testimony, जैसे कि 164 की स्टेटमेंट कोई जज साहब रिकॉर्ड करते हैं, तो उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि आपका क्या ओपिनियन है, या आपके सामने इसने कन्फेस किया, या आप मतलब उसकी जो है ना जो फैक्ट्स उसके सामने हुए होंगे, उसके ऊपर तो वो गवाही दे सकता है, लेकिन अपनी जजशिप के ऊपर उससे सवाल नहीं पूछे जा सकते। ये वाला पेज है, दीज आर कॉल्ड बेसिकली प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ सर्टेन कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन स्पाउसेस, तो किसी भी स्पाउस को अपने स्पाउस के अगेंस्ट ड्यूरिंग मैरिज जो भी उनकी बात हुई, वो दे कैन नॉट बी कंपेल्ड और दे आर नॉट परमिटेड इवन टू डिस्क्लोज, अनलेस कि उनका आपस में कोई मामला चल रहा हो फैमिली लॉ का। लेकिन अगर वो किसी थर्ड पार्टी के मैटर में आएंगे, तो किसी मियाँ से या बीवी से उसके स्पाउस के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आपको इस बंदे ने क्या बताया था कि इसने ये जुर्म किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो इट्स अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। हाँ, इसकी एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है कि अगर तो जिस बंदे ने वो उसको लाइक स्पाउस को बताया था, लाइक मियाँ ने बीवी को या बीवी ने मियाँ को बताया, तो जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट था, अगर वो कंसेंट दे दे, अगर वो अपना प्रिविलेज फॉरगो कर दे, देन ही कैन। ठीक हो गया जी? अब अफेयर्स ऑफ स्टेट होते हैं, इसमें परमिशन ही नहीं है कि आप कोई भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड से जो है वो बात उसके बारे में कोई सवाल कर सकें। और अगर सवाल करना है तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। देन देयर आर सर्टेन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिसर होता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर
सर्टेन थिंग्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाएँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। और फिर कमीशन ऑफ ऑफेंस में लाइक मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर, इनको कंपेल नहीं किया जा सकता। लाइक आईओ से आप पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने क्या कार्रवाई की, फिर आपने अरेस्ट किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, बट यू कैन नॉट आस्क हिम डायरेक्टली कि इस बंदे ने ऑफेंस किया कि नहीं किया, ठीक है? बिकॉज़ उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। So far as the commission of offense is concerned, he is also a third party to that. एंड देन प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती हैं, लाइक जैसे एक वकील और क्लाइंट है तो उनका एक अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज चल रहा होता है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आके आपको बता भी देना कि जी मैंने ये जुर्म किया है, मुझे बचा लें, तो यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज दिस स्टेटमेंट इन फ्यूचर, इवन चाहे आपका वो रिश्ता खत्म भी हो जाए क्लाइंट वाला, लेकिन आप फ्यूचर में भी उसके खिलाफ ये शहादत नहीं दे सकते। हाँ जी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर तो कोई चीज़ वकील की खुद की ऑब्जर्वेशन में आए ना, कि जैसे क्लाइंट आया है, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है। हाँ, उससे इस बारे में पूछा जा सकता है कि जी जब भी क्लाइंट आपके पास आया तो ये नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसके कपड़े साफ थे, देन ही कैन आंसर या आई ऑब्जर्व कि उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था, ठीक है? या अगर वो क्लाइंट उसे बोलता है कि जी मैं जो हूँ इस घर पे कब्ज़ा करने जा रहा हूँ, तो आपने मुझे बचा लेना है, यानी आपने मेरा केस लड़ना है। अब ये एक इल्लीगल पर्पज़ है। तो इस पे ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है ना, ये अप्लाई नहीं करती। इस पे जो है वकील आके इसके खिलाफ गवाही दे सकता है। और विटनेसेस जो होते हैं सिर्फ इस बिना पे उनको नहीं एक्सक्यूज किया जा सकता कि अगर वो किसी सवाल का जवाब देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? अब ये बड़ा एक हमारा आर्टिकल 13 आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी विटनेस से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मे इट बी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और वो इस बिना पे इस बात का जवाब ना दे, मतलब उसको परमिशन नहीं है कि वो रिफ्यूज करेगा सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि इफ ही आंसर्स सर्टेन क्वेश्चन तो ही विल बी यू नो उसको उसको भी जुर्म की सजा मिलेगी। कि अगर लेट सपोज वो कहता है जी ए और बी ने, मैंने देखा कि ए जो है बी को मार रहा है तो मैंने उसको असिस्ट कर दिया, ठीक है? अब वो ए और बी के खिलाफ गवाही दे रहा है। ए और बी, मेरा ख्याल है मैं आपको एग्जांपल ठीक नहीं दे पा रही हूँ, इसको भी फिलहाल के लिए रोक दें, ये मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये जो इंक्रिमिनेशन वाली बात है ना, ये मैं आपको बल्कि अभी बता देती हूँ, चलें टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे होता ये है कि 376 के जो होते हैं पर्चे लाइक रेप के, तो उसपे किसी ग्राउंड पे जाके ना, किसी स्टेज पे जाके अमूमन पार्टीज की सुलह हो जाती है। उसमें होता ये है, बेसिकली होता ये मोस्टली रेप केसेस में ही है कि जब खवातीन की सुलह हो जाती है ना बाद में बंदों के साथ फैमिली में के प्रेशर की वजह से, तो फिर वो इट्स अ बेसिकली नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। आई होप कि मैं आसान करके समझा पाऊँ आप लोगों को। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ये होता है कि खातून कह सकती है कि जी इसने फोर्सफुल, इट वाज़ नॉट अ रेप, बेसिकली इट वाज़ अ कंसेंटेड एक्ट ऑन माय पार्ट आल्सो। अब अगर वो इफ ही सेज दिस, तो डेफिनिटली वो अपने आप को भी कह रही है ना कि मैंने भी ये जुर्म किया है। लेकिन उसको इस स्टेटमेंट के ऊपर सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? ये आप लोगों ने बस याद रखना है इसमें, अभी के लिए इसको इतना याद रखिए। तो अकम्प्लिस क्या होता है इसके बाद? अकम्प्लिस होता है कोई को-एक्यूज़्ड, यानी कि साथी मुल्ज़िम, जिसके साथ मिलकर आपने कोई ऑफेंस किया। तो कोई भी अगर विटनेस आके अपने साथी मुल्ज़िम के खिलाफ गवाही देता है, तो ही कैन, ठीक है? तो उसकी हद तक, अपनी हद तक उसकी कन्फेशन माना जाएगा और साथी मुल्ज़िम की हद तक उसका वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, उसका सर्कमस्टेंशियल वैल्यू देखी जाएगी। तो ओरल एविडेंस हमने विटनेसेस पढ़ लिए सारे के सारे कि कौन-कौन हो सकते हैं। लेकिन ओरल एविडेंस के ऊपर कुछ 4 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इट मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है? ये बात। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये है कि जिस बंदे ने कहा कि मैंने ए को बी को मारते हुए देखा, तो वो उस बंदे ने देखा। उसने ये नहीं कहना कि मुझे तो फलाने ने बताया था कि ए ने बी को मारा है, ठीक है? नहीं। उस जो गवाह है उसका खुद देखना या उसका खुद सुनना कि गोली चली, मैंने सुना कि गोली चली, मैं भाग कर गया तो बी जमीन पर पड़ा था खून में लथपथ। अब उसने सुना या उसने देखा नहीं, तो सुना क्योंकि खुद उसने, लिहाजा सुनने की हद तक, गोली चलने की हद तक इट वुड बी अ डायरेक्ट एविडेंस ऑन द पार्ट ऑफ दैट विटनेस। अब मैं विटनेस कहता है कि जी मैं कमरे में गया तो मुझे एक जलने की स्मेल आ रही थी, उसको किसी ने बताया नहीं कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे स्मेल आई। नो, वो विटनेस खुद से कह रहा है कि मैं जब गया उसकी किसी जगह पे तो मुझे जलने की स्मेल आई, बर्न की ना, धुएँ की, आग की। तो ये उसने स्मेल किया, अपनी परसीव किया अपनी 5 सेंसेस से, या अगर उसने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो गरम थी।
या उसने किसी चीज को चखा तो उसको लगा कि ये चर्स है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो 5 सेंसेस थे, कोई बंदा के डायरेक्टली किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंस। और ऑरल एविडेंस जब भी होगी तो वो डायरेक्ट होगी। इफ एविडेंस इज नॉट डायरेक्ट तो इट इज कॉल्ड हियरसे एविडेंस, ठीक है। अगर कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो उसको हम कहते हैं हियरसे एविडेंस, ठीक हो गया। उसके बाद अब कोई भी फैक्ट हमने अगर प्रूव करने हैं तो हम वो ऑरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, ठीक। हमें सॉरी, हमें नहीं इस चीज का वेट करना कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो ही हम इसके एविडेंस देंगे, नो। कोई भी एविडेंस अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो हम उसको थ्रू ऑरल एविडेंस ही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन्स का। देन आई विल जंप ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट, शहादा अलल शहादा। शहादा अला अल शहादा ये होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इतना वो प्रैक्टिकल इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो बंदा बहुत दूर बैठा है और वो खुद से एविडेंस देने नहीं आ सकता, तो वो या वो बीमार है, डेथ बेड पर है, ही इज अनेबल टू कम टू द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ डिपोजिंग टू सर्टेन फैक्ट, तो वो अपनी जगह पे 2 विटनेसेस अपॉइंट करके कोर्ट में भेज देगा। जो विटनेसेस आकर बताएंगे कि हमें इस बंदे ने बताया ये सब कुछ हुआ। अब देखिए, है तो ये हियर से इन विटनेसेस की हद तक, लेकिन ये शहादा अल शहादा का कॉन्सेप्ट हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में मौजूद है, लेकिन ये हदूद केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देन ऑरल एविडेंस के बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब व्हेनेवर वी हियर दिस वर्ड डॉक्यूमेंट, हमें लगता है इट्स अ पीस ऑफ पेपर, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर ओनली, इट्स एनी मैटर। डॉक्यूमेंट मीन्स, सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन किड्स। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस कर दिया गया हो या डिस्क्राइब कर दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर किसी मैटर को अगर आप एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर देते हैं किस तरीके से, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, कोई मार्क्स लगा के या इनमें से ज्यादा मीन्स को यूज करके, और जिसका पर्पज है कि हम कोई मैटर रिकॉर्ड कर लें। जैसे अगर ए जो है बी के जेब से पर्स निकाल रहा है और इस चीज की एक पेंटिंग कोई बंदा बना दे, ठीक है, तो इट वुड बी अ डॉक्यूमेंट फॉर विच हैज रिकॉर्डेड बेसिकली दिस इंसिडेंट ऑफ ऑफेंस की थेफ्ट हो रही है, ठीक। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। कोई भी राइटिंग डॉक्यूमेंट होगी, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी मैप, कोई भी प्लान डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी इंस्क्रिप्शन, कोई एक बुत बना दी जाए, कोई कैरिकेचर बना दिया जाए, किसी चीज पे इंग्रेव कर दिया जाए, तो ये तमाम के तमाम जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स होते हैं वो प्रूफ कैसे होने हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव होने हैं या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव होने हैं। प्राइमरी एविडेंस का मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस, so सेकेंडरी एविडेंस मींस के या तो सर्टिफाइड कॉपी है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, या मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई या हाथ से बनाई और कंपेयर कर दिया, या उसका काउंटर पार्ट है, या किसी बंदे ने कोई कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट देखे और आके उसका ओरल अकाउंट दे दिया कि मैंने देखा कि जनाब न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में एक मोटी सी किताब पढ़ी है, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। अब वो जो एविडेंस दे रहा है बेसिकली वो बता तो उस बुक से रहा है, लेकिन वो ओरल अकाउंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पहला रूल है कि इट मस्ट बी प्राइमरी। जहां पे सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होगी तो वो सर्टेन, ये मैंने कुछ लिस्ट बना दी है जो कि हमारे कानूनी शहादत में गिवन है, कुछ नई चीज नहीं है। कि जैसे अगर कोई बंदा कहता है कि लाइक खातून कहती हैं कि जो निकाहनामा है वो मेरे पास नहीं है और मैं सूट फाइल कर रही हूँ, जो खातून ने सूट फाइल किया जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का, कि ए ने मेरे खिलाफ जो है कि निकाहनामा बनाया हुआ है और ही इज क्लेमिंग मी टू बी हिज वाइफ, बट एक्चुअली आई एम नॉट हिज वाइफ, तो इसको जो है निकाह को जस्टिफिकेट किया जाए। तो वो निकाहनामा इज एलिजिबली इन पोजेशन ऑफ हस्बैंड, जिसके खिलाफ हमने उसको प्रूव करना कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। तो कोर्ट को उस बीबी ने बताना है, कॉपी कॉपी प्रोड्यूस करते हुए कि इस बंदे से ओरिजिनल मांगा जाए। एंड इफ दैट पर्सन इज आस्क्ड एंड ही रिफ्यूजेस, तो फिर कॉपी वुड बी अलाउड टू बी प्रोड्यूस इन दी कोर्ट एज सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बर्न हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, या वी कैन नॉट फाइंड दैट, तो हमें इस चीज को प्रूव करने के बाद कि डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, वी कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपी एज अ सेकेंडरी एविडेंस। कोई कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो बहुत मोटी वॉल्यूम में है,
तो पूरे का पूरा वॉल्यूम लाना कोर्ट में इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो फिर हम उसके जो रेलेवेंट चीजें हैं वो कॉपी करा के कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, सर्टिफाइड कॉपी उसकी, और वी कैन आस्क परमिशन कि जनाब ओरिजिनल इज अ बल्क और वॉल्यूम्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली पोर्टेबल, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टिंग टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी एविडेंस। लाइकवाइज ओरिजिनल इजीली मूवेबल नहीं है या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो कुछ और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हमारा आर्टिकल 77 में, जहां पर हम सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट की परमिशन से दे सकते हैं। देन आफ्टर कंक्लूडिंग दीज ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम टच करेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोई भी ऐसा एविडेंस होगा जो कि ऑरल भी हो सकता है, इसको पेश करने का तरीका, और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, लेकिन वो किसी सर्कमस्टांस को डील करता है। मतलब है बेसिकली वो रेलेवेंट फैक्ट थी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज है जैसे कि एक बंदा, जो हम एलिगेशन है कि जो मुलजिम है वो एक टैक्सी में बैठकर एक बैंक आया, बैंक से उसने गाड़ी चेंज की और वो उसने उबर कराई और वो एक तीसरी जगह पर गया, वहां पर उसने एक बाइक पकड़ी और बाइक पे वो एक चौथी जगह पर गया। तो ये जो टैक्सी और उबर और बाइक है, ये तमाम सर्कमस्टांसेस है, और ये कि वो जा रहा है किसी जगह पे ना, और हम इन बंदों को प्रोड्यूस करके उसके खिलाफ कि जी ये बंदा यूं परेशान था और मेरी गाड़ी में बैठा, मुझे लगा इसके पास कोई लीगल केस भी है, ही वाज वेरी कंफ्यूज और पजल्ड, और वो फोन पे बात कर रहा था। तो ये जो हम सर्कमस्टांसेस प्रूव कर रहे होंगे, बेसिकली हम लिंक कर रहे होंगे। ये उस सूरत में होता है जब हमारा जो ऑफेंस हो कोई वो अनसीन हो। ये कहा जाता है कि जी इस ऑफेंस को बेसिकली किसी ने होते हुए देखा नहीं है। जैसे मेरे पास एक केस था, विदाउट डिस्क्लोजिंग दी क्रेडेंशियल्स, उसमें कहानी ये थी कि एक बंदा कहता है मैं सुबह खेतों में गया तो मैंने देखा कि वहां पे खातून की लाश पड़ी हुई है, साथ में उसका पर्स खुला हुआ है, तो कुछ सामान बिखरा पड़ा है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब इट्स एन अनसीन अक्रंस, इसको किसी ने देखा नहीं, जो चीज देखी दैट वाज अ मर्डर्ड लेडी, तो उसने रिपोर्ट किया। अब इसमें जो डेफिनेटली आयोग को हर सर्कमस्टांस जो है उसका फोन ट्रैक करना था, वो कहाँ गई, घर वालों घर से निकली, कितना अरसा गायब रही, तो वो तमाम सर्कमस्टांसेस के ऊपर एविडेंस ली जाएगी, मे इट बी इन ऑरल फॉर्म और इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। तो वो सर्कमस्टांसेस की एविडेंस आ जाएगी इसके अंदर। और ये बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि एवरी सर्कमस्टांस should be linked with each other and it should form such a continuous chain, एक मुसलसल चेन बननी चाहिए, that its one end touch the dead body एंड अदर द नेक ऑफ द एक्यूज, यानी कि एक चीज जो है वो जो ऑफेंस वाली चीज है उसके साथ रिलेट करिए, और जो दूसरी जो चेन का सिरा है दैट इज एट द नेक ऑफ द एक्यूज, so this would be a chain consecutive unbroken. Then मॉडर्न एविडेंस हम अभी अपने लेक्चर के एंड पे डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो वो तमाम एविडेंस है जैसे कि हमारी ऑडियो होती है, वीडियो होती है, स्नैप्स होती हैं, यूएसबीज होती हैं, सीडीज, डीवीडी, तमाम चीजें जो कि लैपटॉप में बहुत मटेरियल पड़ा होता है, तो वो भी हम देखते हैं कि उनका क्या सीन है। सो मॉडर्न एविडेंस इज ऑल्सो अ मीन टाइप ऑफ एविडेंस। अब पढ़ते हैं जनाब कन्फेक्शन के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी बातें। मेन बात है कि इट्स बेसिकली एन एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज। एक्यूज खुद कह रहा है कि जी मैंने ऑफेंस किया है। अब होता बेसिकली ये है कि जब किसी मुलजिम को उसके खिलाफ 173 की रिपोर्ट सबमिट तैयार करके इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में सबमिट हो गई, तो कोर्ट उसको पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, उसको ना तमाम जो भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशंस का ट्राई करने लगी है ट्रायल ऑफेंस का, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद उससे पूछती है कि आपके ऊपर ये चीजें चार्ज हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो अगर वो कह दे वहीं पर जी आई प्लीड गिल्टी, ठीक है, तो फिर कोर्ट हैज टू डिसाइड कि व्हाट पनिशमेंट हैज टू बी गिवन टू हिम, कीपिंग इन व्यू मल्टीपल थिंग्स। तो इफ ही प्लीड्स गिल्टी इट मींस ही इज प्लीडिंग कि he is confessing before the court कि he has committed that certain offense. So this is one form of confessing before the court. और ये जो स्टेटमेंट होती है दैट मस्ट सजेस्ट कमीशन ऑफ क्राइम। हो सकता है समटाइम्स मुलजिम ये ना बोले कि जी मैंने ऑफेंस किया, लेकिन वो बोले कि ये जो हाँ ठीक है मैंने ये पॉइजन खरीदा था, मैं इसके घर भी गया था, मतलब वो इस तरह के फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है जो कि अगर इकट्ठे किए जाएं तो सजेशन यही हो सकता हो कि इसने ऑफेंस किया और नो अदर पर्सन कैन डू इट। ठीक है, तो each the whole statement has to be read or considered as a whole। हम लोगों ने partial इसकी जो appreciation नहीं करनी होती है, जो statement of accused होती है that has to be read in toto। देन एडमिशन ऑफ क्राइम जो है या तो पूरे का पूरा जो मैंने अभी बताया कर लेगा, या वो फैक्ट्स को बता देगा कि जी मैंने फैक्ट किया, ये भी मैंने फैक्ट किया, तो ठीक है ओके। अब जो कन्फेशन होता है दैट कैन बी आइदर इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी का मतलब है कि वो पूरे का पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ जी
I know I have done it, I assume I take the responsibility. एक्सपेक्टेटरी में होता है कि ठीक है मैंने ऑफेंस किया लेकिन इसने मुझे उकसाया, इसने मुझे ललकारा मारा, इसने पहले ये किया था इसलिए मैं ये ऑफेंस करने पर मजबूर हो गया। तो दिस इज एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। अब जो एक्सकल्पेटरी का मतलब है कि ही इज एक्सक्लूडिंग हिज रिस्पांसिबिलिटी, ही इज नॉट बेसिकली अज्यूमिंग इट, ही इज एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ कि वो ही इज नॉट लायबल टू बी पनिश्ड फॉर व्हाटएवर ही इज बीइंग एलिज्ड टू हैव डन। तो इसके जो है ना एविडेंशियरी वैल्यू एक्सकल्पेटरी कन्फेशन की ये काफी ज्यादा लो होती है। हाँ, इनकल्पेटरी कन्फेशन बड़ा इसका वेट होता है एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। और इंक्रिमिनेशन जो है वो इसकी एक जिस्ट है। ये बात आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। If the maker of a confession would exonerate himself from important allegations, then his such statement at the most could be termed as exculpatory confession. उसने अपने आप को exonerate कर दिया मेजर एलिगेशन से, तो फिर इसको हम एक्सकल्पेटरी कन्फेशन कहेंगे। इसको हम लोग जो एक है ना इफेक्टिव कन्फेशन वो नहीं कह सकते। और इसकी बहुत लिटिल वैल्यू है अगेंस्ट द मेकर। कोर्ट हैज टू सी ये जो कन्फेशन हमारे सामने हो रहा है ये वॉलेंट्री है कि नहीं है। अगेन अगर 164 में किसी बंदे ने कन्फेशन रिकॉर्ड कराया एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमने कल पढ़ा था कि 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो जुडिशियल कन्फेशन उस पार्ट पर भी हो सकता है। और इसकी बिना पे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनके ऊपर जुडिशियल कन्फेशन के वॉलेंट्री नेचर चेक की है तो कन्विक्शन हो गई है मुलजिम को कि इसने अपनी जानते बूझते इसने कन्फेस किया है, इट सीम्स टू बी ट्रू और उसको कन्विक्शन हो गई। ठीक है। और जब भी आपने कन्फेशन को पढ़ना है तो यू हैव टू गिव इफेक्ट टू द होल स्टेटमेंट। सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट नहीं पढ़ना, उसका होल स्टेटमेंट को कंबाइन इफेक्ट देना है। कन्फेशन पढ़ते हुए आपने याद रखना है कि अगर तो आईओ कहता है जी तुम ये कन्फेस कर लो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, तो ये कन्फेशन इज नो कन्फेशन, इसकी कोई इट इज बेसिकली इनएडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। और दूसरी बात कि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन अगर होगा तो दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। अगर पुलिस वाला कहता है जी मैं ये स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ आपने आपको कि इससे मेरे सामने कन्फेस किया है, तो ये पुलिस वाले के कहने पे उस बंदे को सजा नहीं होनी। ठीक है, बिकॉज दिस इज नो कन्फेशन इफ इट इज alleged to have been made before a police officer, then ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो देखिए पुलिस वालों के सामने किसी बात की कोई वैल्यू ना हो तो फिर जो हम लोग रिकवरीज करते हैं, जो फर्द मकबूजगी बनाते हैं, उनकी फिर क्या वैल्यू होगी। सो अगर तो पुलिस वाला कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसकी इससे पूछगछ कर रहा था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने मुझे बताया कि मैं इस जगह जाके अगर आप मुझे ले जाएं तो मैं आपको फलानी चीज रिकवर करा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी जगह पे जाते हैं और वहां से सर्च करने पर उनको वो कोई चीज कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी अगर वो रिसीव कराता है तो फिर इट्स एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल। जो भी वो जो हमें वारदात का जो असलहा मिलता है, जो लाइक गन्स वगैरह रिकवर कराते हैं, रिकवरियां डालते हैं बेसिकली मुल्जिमान के ऊपर पुलिस वाले, तो वो इसी जो है हमारा आर्टिकल है इसी के तहत डालते हैं। और क्योंकि देखिए ना अगर तो इसकी भी कोई वैल्यू ना हो तो फिर तो कोई रिकवरी हर रिकवरी वैल्यूलेस हो जाए। ठीक है, तो इसके गाप के अंदर आके वो कहते हैं जी कि इसने हमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हमें बोला कि इफ यू कैन टेक मी टू सम सर्टेन प्लेस आई विल लीड यू, तो वो लीड करता है बेसिकली अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पर्टिकुलर चीज की रिकवरी तक। देन दिस होता है कि दो तीन लोगों ने कोई ऑफेंस कर लिया। अब अगर एक बंदा कन्फेशन कर रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कन्फेशन रिगार्डिंग दी अदर अक्यूज्ड पर्संस। तो होता ये है कि वो जो कन्फेशन है सिर्फ उस अकेले, लाइक अगर ए कहता है ए बी एंड सी ने एक ऑफेंस किया, अब उन तीनों का इकट्ठा ट्रायल चल रहा है, ए कहता है जी मैंने और बी और सी ने मिलकर ये ऑफेंस किया, तो एक ही हद तक तो ये जो है कन्फेशन वो कन्फेशन होगा। लेकिन बी और सी की हद तक दिस वुड बी अ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट टू बी प्रूव थ्रू अदर एविडेंस। ठीक है, तो इसकी बहुत वीकर वैल्यू होगी बाकी मुल्जिमान की हद तक, लेकिन उसकी अपनी हद तक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन। देन हियर से एविडेंस पर जरा बात कर लेते हैं। तो हियर से एविडेंस वो थी जो कि डायरेक्ट नहीं थी, मैंने आपको ऊपर बताया था हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे फलाने ने बोला कि उसने देखा है उसने सुना, इट्स अ हियरसे एविडेंस। ठीक है, सो एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। देन एक्सेप्शंस में क्या आ जाती है, डाइंग डिक्लेरेशन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर कि कोई बंदा मर गया और उसने अपनी ही कॉज ऑफ डेथ के बारे में कोई चीज लिख दी थी,
तो उसकी जब डेथ, उसकी कॉज ऑफ डेथ अगर इन क्वेश्चन है किसी ट्रायल में, तो दैट डाइंग डिक्लेरेशन वुड बी अ रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस, और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, दिस वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस। देन शहादा अल शहादा, मैंने बताया कि दो विटनेसेस आ रहे हैं किसी एक की जगह पे, तो वो भी डायरेक्ट विटनेसेस नहीं है, लेकिन इट्स एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस। देन दिस एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कि वो फायर आर्म एक्सपर्ट है या केमिकल एग्जामिनर्स बैठे हैं, वो है तो थर्ड पार्टी, उन्होंने अब कोई भी विटनेस नहीं नहीं देखा, उन्होंने कॉज ऑफ डेथ क्या थी, जो डॉक्टर आया उसने बताया पोस्टमार्टम करके, लेकिन उसकी क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस हमने ले ली, तो वो है तो हियर से, लेकिन इट्स अगेन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस, और इनकी प्रोबेटिव वैल्यू होती है। प्रोबेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि इनको कितना वेटेज देना है कोर्ट ने एट द टाइम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो आफ्टर कवरिंग दिस हियरसे एविडेंस, हम आ जाते हैं अपने डिजिटल एविडेंस के ऊपर। तो डिजिटल एविडेंस क्या होता है? डिजिटल एविडेंस कोई भी कैमरा, पिक्चर, तस्वीर, रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो, किसी भी फॉर्म में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में, और किसी भी चीज के थ्रू जो रिकॉर्ड की जा सकती है, तो दैट इज अ डिजिटल एविडेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आप लोगों का कल जो होगा लेक्चर डे 5 का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट। आप लोग प्लीज वो ध्यान से समझिएगा। तो आप लोगों को उसकी जो बेसिक्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस और वो जो भी हमारा पीका एक्ट है, वो पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आपको लगेगा। वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम्स हो सकते हैं, उनकी प्रिवेंशन और उसके ऑफेंसेस पीका एक्ट में डिस्क्राइब्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अगर तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू बनते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ही फॉल करते हैं। अब पढ़ना हमने ये है, या समझने की बात ये है कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। अब आर्टिकल 164 के तहत कानून शहादत के ये बात तो तय है कि कोई भी ऐसा एविडेंस, जो कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कोई चीज प्रोवाइड करती है, वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, प्रोवाइडेड कि हम उसको, इसकी जो चेन है टिल इट्स रिकवरी, फ्रॉम इट्स रिकवरी, यानी सिंस इट्स रिकवरी टिल इट्स सबमिशन टू द कोर्ट, हम इसकी एक सेफ कस्टडी अगर प्रूव कर पाए। सो तरीकाकार क्या होगा, जब आईओ किसी जगह पर जाता है एंड ही फाइंड्स के कुछ कंप्यूटर्स हैं, वहां पे कुछ डाटा मौजूद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड सील ऑल दी सिस्टम्स, ऑल दी डेटा ऑपरेटर्स, आई थिंक इन्हें कहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जी इनको कहा जाता है। तो वो तमाम डेटा जो हैंडलिंग डिवाइसेस हैं, उनको सील कर देगा और उनको अपने कब्जे में लेकर रिकवरी मेमो बना देगा अपनी लिस्ट में, दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने। अब यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं पुलिस वालों के, रजिस्टर नंबर 19 एंड रजिस्टर नंबर 21 आर वेरी रेलिवेंट, जो कि आपको पुलिस एक्ट में मिल जाएंगे। फिर इन रिकवरी मेमोस बनाने के बाद, एविडेंस को सील करने के बाद, उन पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है ना, वो एग्जिबिट कर दिए जाते हैं। लाइक आइयो बेसिकली अपना नाम जो है ना, अगर उसका नाम है गुलाम हुसैन, तो वो GH उसके ऊपर, मोस्टली प्रैक्टिकल लाइक लाइफ में यही होता है, तो वो अपने नाम के जो इनिशियल्स हैं वो उसके ऊपर जो है ना एग्जिबिट कर देता है, टू शो के जी ये मैंने इसको सील कर दिया है। फिर इसके बाद ये जो एविडेंस जो भी है, इसमें यहाँ से जो है आईओ से जानी है मुहर्रिर को। मुहर्रिर कौन है? मुहर्रिर वो बंदा है जो कि पुलिस स्टेशन में एक सेफ कस्टडी रखता है हर केस प्रॉपर्टी की। ठीक है। अब अगर तो मुहर्रिर से या तो डायरेक्ट कोर्ट में आएगी, या अगर बीच में उसको लैब में जाना है थ्रू आईओ, तो वो लैब में जाएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर वो कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। तो ये दो तीन चीजें हैं, मुहर्रिर, लैब, और रजिस्टर नंबर 19 और रजिस्टर नंबर 21 ऑफ द पुलिस ऑफिसर। देन ये बात बहुत समझने की है कि जो डिजिटल एविडेंस है, वो किसकी स्टेटमेंट पे हमने एग्जिबिट कराना है कोर्ट में। इट मस्ट बी इन द एविडेंस ऑफ आईओ, बिकॉज आईओ इज द पर्सन जिसने वो एविडेंस कलेक्ट किया और उसको सेफली ट्रांसमिट किया। तो ये नहीं करना है कि जी एक्यूज बोले कि इनके पास सीडी अवेलेबल है कि मैं इसमें मौजूद हूँ कि नहीं हूँ। नो, इट मस्ट बी, अगर तो आईओ खुद से अवॉइड कर रहा है ना इस यूएसबी को, किसी सीडी को मेंशन करने में, चीफ एग्जामिनेशन में, इट्स टास्क ऑफ अ कॉम्पिटेंट लॉयर कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए उस डिजिटल एविडेंस को जरूर पुट करे उसको, ताकि वो चीज जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। तो जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, तो एक्यूज के पास राइट है कि उसको उस डिजिटल एविडेंस की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, एंड देन ही इज हैविंग दिस राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओवर दैट डिजिटल मीन ऑफ एविडेंस। और ये जो चेन होगी सेफ कस्टडी की, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस टिल द कोर्ट, ये चेन अनब्रोकन होनी चाहिए। किसी भी जगह पे अगर ये ब्रेक कर जाती है ना, इट इज प्रूफ के आईओ के पास ये जो चीज है अनसील्ड रही, चाहे 1 मिनट भी,
तो वो उसकी चेन टूट जाती है, फिर वो एडमिसिबल नहीं रहता। एडमिसिबल मैंने शुरू में कहा था कि मैं एंड पे टच करूँगी। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने देखना है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है। अब ये बात तो याद रखें कि तमाम एडमिसिबल एडमिसिबल फैक्ट्स जो होते हैं वो रेलेवेंट तो होते हैं, ठीक है? लेकिन तमाम रेलेवेंट फैक्ट्स जो ज़रूरी नहीं कि वो एडमिसिबल भी हों। मुश्किल लग रही है चीज़? कोई बात नहीं, आसान करके बताती हूँ, आसान करके बताते हैं। उनका डिफरेंस समझने पहले। तो रेलेवेंट फैक्ट वो है जो कि कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इश्यू है, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट हो, साथ में लीगली रिसीवेबल भी हो, तो वो एडमिसिबल बन जाता है, ठीक है? जैसे समझ लीजिए मैंने कहा कि हियर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस, तो हियर से एविडेंस हो सकता है रेलेवेंट तो हो, लेकिन कोर्ट इसको डिस्कार्ड कर देगी क्योंकि वो एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ अ सर्टेन ट्रायल। रेलेवेंट फैक्ट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? जो हमें कानूनी शहादत ने बता दिया, सिर्फ वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और एडमिसिबल फैक्ट को चेक करने के लिए वी हैव टू सी कि हमने इस एविडेंस को एक्सक्लूड करना है एज पर रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन या एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर या एट द टाइम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। कोर्ट हैज टू सी कि किसी रेलेवेंट फैक्ट को एडमिसिबल कंसिडर करना है कि नहीं करना। रेलेवेंट फैक्ट्स आर वेरी वाइडर इन नंबर, लेकिन जो एडमिसिबल फैक्ट्स हैं वो इन रूल्स के टेस्ट के ऊपर फिर थोड़े से रह जाते हैं। जो रिलायंस होती है रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर हमेशा होती नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी एडमिसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। रेलेवेंट फैक्ट तो आ गया, उस पर एविडेंस तो आ गई, लेकिन अगर वो एडमिसिबल नहीं है तो फिर हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और एडमिसिबल फैक्ट अगर होगा तो डेफिनेटली वो रेलेवेंट भी और वो रिलायबल भी है। जैसे कि अगर कन्फेशन बिफोर पुलिस है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, जिसे हमारे कानूनी शहादत ने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वही लॉ कहता है कि ये रेलेवेंट फैक्ट तो है लेकिन ये एडमिसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि कन्फेशन बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द मेकर। लेकिन अगर यही कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट हुआ था आर्टिकल 164 के तहत या एट द टाइम व्हेन ही प्लीडेड गिल्टी, तो फिर इट वुड बी एन एडमिसिबल फैक्ट बिफोर द कोर्ट। इफ अ फैक्ट इज रेलेवेंट ओनली देन इट कम बिकम एन एडमिसिबल फैक्ट, ठीक है? तो और जज की पावर है कि वो कोई भी एविडेंस जब उसको लीड होने लगती है तो ही कैन आस्क कि टेल मी what is the relevance of this evidence which you are going to give before the court, and the party has to satisfy the court कि जनाब this is going to be very much relevant to the fact and issue। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी ड्रामास में या मूवीज में जब आप देखें वो जो लॉयर्स वाली होती हैं तो वो अक्सर दूसरा लॉयर कहते हैं जी ऑब्जेक्शन रेलेवेंस, तो वो रेलेवेंस ऑब्जेक्शन हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है? बिकॉज जज साहब तो मोस्टली बैठे होते हैं आराम से कौन से बस सुन रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लॉयर्स टू मेक द जज अवेयर कि जो एविडेंस लीड होने वाली है अब दिस इज नॉट रेलेवेंट, सो आस्क हिम नॉट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। ठीक हो गया? तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दीज। आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ, मैंने अपनी स्लाइड्स के एंड पे रखा था, यस मैंने कुछ चीजें शेयर करनी है आपसे, कुछ केस लॉस। आयशा और फरियाल प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो, ताकि मैं वो चीजें कुछ केस लॉज है वो शेयर करनी है मैंने, ठीक है? तो अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन दे लेते हैं। Okay, if anyone has any question, unmute yourself or you can write it in chat box. Yes, Miss Alicia, you can unmute yourself and ask your question. श्योर मैम। मैं पूछना चाह रही हूँ जिस तरह से आपने फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड का जिक्र किया मैम, अगर किसी एक्यूज पर्सन को जो ऑलरेडी जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हो, उसको पुलिस अरेस्ट करे और अरेस्ट करते ही उसको जो है वो फिजिकली उसको शूट कर दे, सिर्फ उसको रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उसको मैम फिर जो क्योंकि वो जख्मी हालत में है, तो फिर अगर क्योंकि ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में भी है और हॉस्पिटलाइज्ड भी है, तो फिर मैम उसका जुडिशियल रिमांड होगा या फिजिकल रिमांड में होगा, या पुलिस उसको कब लेके जाएगी, ठीक होने के बाद, या इसका क्या प्रोसेस होता है? नहीं, ये जो टाइम पीरियड है ना ये काउंट नहीं होता फिजिकल रिमांड में। ये पहले तो उसको रिकवर कराया जाएगा उसकी हालत को देखते हुए, जब वो ठीक हो जाएगा केपेबल ऑफ गोइंग टू दी कस्टडी ऑफ पुलिस, फिर वहां से उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करके उसका फिर फिजिकल रिमांड लिया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वो जो है वो फ्री है अस्पताल में, लेकिन हाँ एक पुलिस वाला बिठा देते हैं ये लोग बाहर ताकि वहां से वो भाग ना जाए। क्योंकि ओके डेफिनेटली एक मैम, बंदा थैंक यू। एक मतलब जख्मी हालत में पड़ा तो आप उसे कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो?
All right, ma'am. Thank you. Mahima, you can unmute yourself. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, आपने अकम्प्लिस का जिक्र किया था आर्टिकल 16 और 129 बी में, तो ये दोनों का कन्फ्लिक्ट आ जाता है ना आर्टिकल्स में, तो ये क्या डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है? मतलब जज डिसाइड करता है कि अकम्प्लिस की बिना पे सजा दी जाए, या डिपेंड क्या करता है इस पे? आप सवाल थोड़ा सा दोबारा रिपीट करो मुझसे, आपको बताती हूँ मैम इसका डिटेल आंसर। आर्टिकल 16 में अकम्प्लिस का आपने जिक्र किया था ना कि इसकी बिना पे आप वो सजा हो सकती है, और आर्टिकल 16 में ये भी लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन की जरूरत भी नहीं है, बट आर्टिकल 129 बी में ये कह देते हैं कि अकम्प्लिस जो है वो अनवर्दी है ऑफ क्रेडिट, क्योंकि लाइक क्योंकि उसने खुद जुर्म किया है। तो प्रैक्टिकल बिल्कुल लाइफ में क्या होता है, ये जज के डिस्क्रिशन होती है कि वो चाहे तो अकम्प्लिस के बिना पे दे दे सजा, या मतलब वो दोनों आर्टिकल्स में वो किसको देखता है? तो बेटा आर्टिकल 129 में जो आपने उसकी हेडिंग देखी हो ना, अगर दैट इज अच्छा जी, आर्टिकल 129 की जो हेडिंग है दैट इज कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब जब कोर्ट में प्रिज्यूम वाली चीज आती है ना, तो फिर इसमें आप इसके अगेंस्ट एविडेंस दे सकते हैं। आर्टिकल 2 या 4 में ऊपर हमने अभी तो खैर नहीं डिटेल में पढ़ा इसको इतना ज्यादा कि इन चीजों को प्रूव कैसे करना है। तो व्हेनेवर देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस जो कि कोर्ट ने प्रिज्यूम करनी है, कर सकती है, तो मे वाली चीजों में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम इसका अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं। तो 129 के बी में जो उन्होंने बात की कि अकम्प्लिस जो है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है अनलेस कि उसकी कोलैबोरेशन रिक्वायर होती की जाए। तो इट्स बेसिकली इट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, प्लस आपने अगर उसकी ऐसी एविडेंस पेश कर दी कि वो माना ठीक है अकम्प्लिस है, लेकिन वो अदरवाइज ठीक है, इस ये जुर्म इससे हो गया लेकिन उसका अगर पिछला कैरेक्टर इतना अच्छा था, कभी उससे ऑफेंस नहीं हुआ, इसमें सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, तो कोर्ट हैज टू सी तमाम एविडेंस को इकट्ठा करके। बेसिकली ना बेटे एविडेंस जो होती है, जो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें आपने कभी भी ये नहीं देखना कि उसने नंबर देखना है कि कितने कितने पीस ऑफ एविडेंस आए, उसने देखना कि क्या एविडेंस आया, क्या क्वालिटी ऑफ एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अब अकम्प्लिस की अगर एविडेंस आ गई और वो कंप्लीट ऑलरेडी या पहले से लाइक समझ ले कि वो एक मौलवी इमाम मस्जिद है और वो वाकई बहुत नेक शरीफ इंसान है, लेकिन उनसे एक ऐसा ऑफेंस में वो साथी बन गए हैं जो कि बिल्कुल उनके लिए कुछ नागुजरी सिचुएशन थी, यानी अनअवॉइडेबल था। तो फिर इस सिचुएशन में देखो ना, उनकी जो बाकी चीजों के ऊपर एविडेंस है वो तो नहीं ना कोर्ट उसको कहेगी कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो तमाम फैक्ट्स की रोशनी में कोर्ट हैज टू डिसाइड कि उन्होंने अकम्प्लिस की स्टेटमेंट को कितना वैल्यू करना है। ठीक है मैम। मैम ये बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्टरी दूसरी नहीं है, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, आई मस्ट से। ठीक मैम, एक हम एक जगह ये भी पढ़ते हैं सीआरपीसी में कि अकम्प्लिस या अप्रूवर जो होता है उसको पार्डन कर दिया जाता है, जैसे अगर कोई 387 हीनियस क्राइम हुआ है, या जैसे कहीं कोई वो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो वहां पे बाकी मुजरिम को पकड़ने के लिए, तो ये क्यों मतलब रखा गया सेक्शन, उसको क्यों माफ कर दिया जाता है? इस पे ना एक वादा माफ गवाह के ऊपर पूरा जो एक टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व होती है। इसको हम डे 7 के लिए रखते हैं सवाल को। सेव योर क्वेश्चन एंड डू रिमाइंड मी, मैं आपको इसमें बहुत डिटेल में बताऊंगी तमाम चीजें, ठीक है। ये सवाल ठीक आपने भूलना नहीं है, कहीं मार्क कर लो प्लीज। डे 7 पे इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग अगेन, मैं आपको इसका जवाब दूंगी फिर, ठीक है ठीक? मैम। हम्म। Miss Rishba, you can ask your question. मैम अगर विटनेस टेस्टिमनी देना चाहता हो लेकिन वो अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील ना करना चाहता हो, तो फिर क्या सीन होगा? आपको पता है विटनेस प्रोटेक्शन एक हमारा एक्ट भी पास हुआ है और ये उसके पास बिल्कुल राइट है कि वो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता है। लेकिन वो फिर इसमें होता ये है कि जो इरेलीवेंट लोग होते हैं ना वो निकल जाते हैं, और जो हमारी जेंडर बेस्ड ऑफेंसेस हैं उनमें ये ज्यादा चीज मैटर करती है न्यू लॉज के अकॉर्डिंगली। लेकिन जनरली तो हमारा जो कोर्ट है दैट इज अ पब्लिक प्लेस, ओपन पब्लिक प्लेस है, उसको हम किसी को मना नहीं कर सकते टू कम एंड नॉट टू कम। लेकिन कुछ केसेस में जो इसकी सेंसिटिविटी ऐसी होती है कि कोर्ट में अलाउ दिस सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन टू द विटनेसेस कि दे कैन बी दे कैन बी अलाउड टू हाइड देयर आइडेंटिटी फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन जो डेफिनेटली वकील आएंगे उन पे सवाल जवाब करने के लिए, तो वो दे कैन हैव अ क्लू कि व्हाट द पीपल
who the people is, who the witness is. The Witness Protection Act you have to go through for this answer. Mr. Ali Ahmed, you can unmute yourself now and ask your question. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मेरा सलाम। मेरा एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में सवाल है कि द एक्सपर्ट कैन बी सेम हु ऑलरेडी डन इट्स फॉरेंसिक, जो एविडेंस मिला है। दोबारा प्लीज। मैम के एक्सपर्ट कैन बी सेम हु ऑलरेडी डन इट्स फॉरेंसिक। फॉरेंसिक किसी चीज का किया, उसने कोई रिपोर्ट दी है, यू मीन टू जी से? जी हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम कोई हमने डीएनए कलेक्ट किया, या हमने कोई ब्लड सैंपल लिया, या हमने कोई हैंड फिंगरप्रिंट्स हमने लिए, तो हम वो उनको सैंपल्स लेके भेज देते हैं पीएफएसए में। तो वहां पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो अपने जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन पर रिपोर्ट देते हैं। अब ये जो हमारा सेक्शन 510 है गालिबन सीआरपीसी का, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट अबाउट एग्जैक्ट, आई थिंक इट्स 510 ही। तो उसमें मैं स्किप किया था मैंने जानबूझ के चीज को, कि एविडेंस बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं जो रिपोर्ट्स होती है ना, या तो वो एडमिसिबल पर सी होती है, या एडमिसिबल ऑन द प्रूफ ऑफ स्पेशल फैक्ट्स होती हैं। अभी जो ये वाली है ना पीएफएसए वाली, मोस्टली रिपोर्ट्स केमिकल एग्जामिनर की जो उसने कहा ये जो अमाउंट निकली ये चर्च थी कि नहीं थी, या डीएनए किसी का किससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, या जो फायर आर्म की जो रिपोर्ट्स आती हैं, या फिंगरप्रिंट की जो रिपोर्ट्स आती हैं, अभी जब ये रिपोर्ट आ जाती है ना, तो इस पे हमें फिर एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इटसेल्फ एडमिसिबल पर सी है, कि इनका खुद से होना ही प्रूफ है इस बात का कि एक्सपर्ट ने यही कहा है। ठीक है, लेकिन जिस जी चीज में ओपिनियन आ जाए, जैसे अगर हमने पोस्टमार्टम कराया तो उसमें जो डॉक्टर है उसकी ओपिनियन होती है कि अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ इज दिस, या अगर हैंड राइटिंग हमने एक्सपर्ट को से किसी चीज का कंपैरिजन कराया, लाइक सिग्नेचर्स का या हैंड राइटिंग का, तो ये ओपिनियंस हैं, ये उनकी रिपोर्ट एज एन एक्सपर्ट तो है, लेकिन इट्स बेसिकली देयर ओपिनियन, इसमें कोई साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें उनकी ऑब्जर्वेशन यूज हुई है। तो फिर इनकी जो रिपोर्ट्स हैं इनको एग्जिबिट कराने के लिए इन बंदों को, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को और डॉक्टर को कोर्ट में खुद आना होगा और उस रिपोर्ट को एग्जिबिट करा के अपने क्रॉस एग्जामिनेशन भी जो है वो बर्दाश्त करना होगा, फिर ही उनकी रिपोर्ट एज एविडेंस पढ़ी जाएगी। आई थैंक यू होप मैम। मैंने सवाल का जवाब दे दिया। जी थोड़ा मैम लंबा हो थैंक गया। ठीक। If anyone else has any question, you can ask now. I think no more questions. Yes, ma'am, I guess we are done with the questions and you can now share the case logs with participants. मैं बेटे फरियाल का नंबर मेरे पास है, मैं उनको शेयर कर देती हूँ, फिर शी विल डेफिनेटली शेयर विद पीपल। मुझे बेसिकली इसका इतना पता नहीं है कि शेयर कैसे करते हैं आपसे। वो एक एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ आपको बेल का कॉन्सेप्ट बताएगा, वो कल मैं भूल गई थी। और बाकी जो 4-5 केस लॉज हैं वो आज का जो टॉपिक था हमारा सारा एविडेंस का, वो उससे रिलेट करते हैं। दे आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, आपको तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, एंड दे आर लेटेस्ट ऑल्सो। तो मैं फरियाल को जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो वो आपसे डेफिनेटली सब कुछ शेयर कर देंगे। तो एम आई अलाउड टू लीव नाउ? Yes, and thank you so much, ma'am. And now on behalf of PLSA, I sincerely thank you, ma'am, for your insightful and engaging session. And I would also like to thank all the participants for your active presence and interest. And session is ended now. You can leave the थैंक session. यू, अल्लाह हाफिज़ किड्स।